है गाइस। और दिस इज़ लेक्चर नंबर 7। सोम का ये लेक्चर नंबर 7 है और इसमें हम देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6। पहले की बात कर लेते हैं, लेक्चर नंबर 6 की बात कर लेते हैं पहले। और उसमें हमने देखा था, लेक्चर नंबर 6 में हमने थर्मल स्ट्रेसेस के बारे में बात कर ली थी, थर्मल स्ट्रेसेस के बारे में बात कर ली थी। और इसमें हमने पैरेलल कनेक्शंस देख लिए थे। कंपोजिट में पैरेलल कनेक्शन हमने देख लिए थे, कंपोजिट्स में पैरेलल कनेक्शन। आज हम जो बात करेंगे इस लेक्चर में सीरीज कनेक्शन की बात करेंगे। फर्स्ट तो ये हो जाएगा सीरीज कनेक्शन फर्स्ट। सेकंड जो होगा, जो प्रूफ स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट रह गया था, वो प्रूफ स्ट्रेस को हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। प्रूफ स्ट्रेस को फर्स्ट इज कंपोजिट कनेक्शन में, कंपोजिट कनेक्शंस में हम सीरीज की बात करेंगे और प्रूफ स्ट्रेस की बात कर लेंगे, प्रूफ स्ट्रेस की बात कर लेंगे। और फिर ये हमारी यूनिट हो जाएगी फिनिश। फर्स्ट यूनिट जो हमारी रहेगी ये पूरी फिनिश हो जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कंपोजिट कनेक्शंस सीरीज, सीरीज कनेक्शंस है ना। थर्मल स्ट्रेस में, थर्मल स्ट्रेस में देखो, अभी जो हमने देखा था पैरेलल में, क्या देखा था पैरेलल में, ये देखा था कंपोजिट में पैरेलल में कि एक ऐसा बार है, ये बार फर्स्ट, ये बार 1 और दिस इज बार नंबर 2, दिस इज बार नंबर 1 और दिस इज ये बार नंबर 2 है। ठीक, तो अभी हमने ये देखा था, इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शंस। तो इसमें हमने टेम्परेचर इंक्रीज का भी कॉन्सेप्ट देख लिया था और टेम्परेचर डिक्रीज का भी कॉन्सेप्ट देख लिया था। टेम्परेचर इंक्रीज में जिसका अल्फा बड़ा होगा, लेट से अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, तो जिसका अल्फा बड़ा होगा वो काय में जाएगा, कंप्रेशन में जाएगा। और जिसका अल्फा छोटा होगा, कम होगा, वो काय में जाएगा, टेंशन में जाएगा। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था और देखा था कि ऐसा क्यों होता है। सिमिलरली जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो जिसका अल्फा बड़ा होगा, लेट से अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, तो जो अल्फा 1 होगा वो हो जाएगा टेंशन में। सिमिलरली इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा कंप्रेशन में। ठीक, यहाँ पे सिंपल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का हम यूज करते हैं और जो कंपेटिबिलिटी कंडीशंस लगाते हैं, कंपेटिबिलिटी कंडीशंस जो लगाते हैं वो क्या होती है ना, डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 एंड P1 इज इक्वल टू P2। ये दो कंपेटिबिलिटी कंडीशंस हम यहाँ पर यूज करते हैं। डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 हो जाएगा, डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, टोटल चेंज इन लेंथ, टोटल नेट डिफ्लेक्शन, नेट डिफ्लेक्शन इन 1 इज इक्वल टू नेट डिफ्लेक्शन इन 2। नेट डिफ्लेक्शन क्यों बोल रहे हैं हम इसे, नेट डिफ्लेक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक तो फ्री एक्सपांशन के कारण डिफ्लेक्शन होगा, फ्री एक्सपांशन के कारण, एक्सपांशन के कारण डिफ्लेक्शन होगा, प्लस जो कॉन्ट्रेक्शन होगा, कॉन्ट्रेक्शन ड्यू टू, कॉन्ट्रेक्शन ड्यू टू रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन जनरेट होगी फिक्स्ड सपोर्ट के कारण, तो इसलिए ये दोनों को मिलाकर हम नेट डिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो कॉन्ट्रेक्शन आ जाएगा तो यहाँ पे काय का साइन आ जाएगा, नेगेटिव का, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लग जाता है। ठीक है, तो ये बात हमने लास्ट लेक्चर तक कर ली थी। अब आ जाते हैं, अब आ जाते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक पर, जो आज हमें कवर करना है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि ये हमारा एक बार है, लेट से दिस इज बार नंबर 1 और ये बार नंबर 2, लेट से दिस इज बार नंबर 2। ठीक है, ये 2 है, ये 1 है, दिस इज 1। अब इसका 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 E1 अल्फा 1 इसका रहेगा, प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज जो रहेंगी वो E2 और अल्फा 2 इसकी प्रॉपर्टीज रहेंगी। ठीक, तो लेट से अल्फा 1 इज ग्रेटर देन, अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, ये हमारी प्रॉपर्टी है। और टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण इसमें क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण इसमें जो रिएक्शंस जनरेट होंगी, जो रिएक्शंस जनरेट होंगी वो ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर 1 एंड 2 में, दोनों में क्या क्या रिएक्शंस डेवलप होंगी, कंप्रेशन।
कंप्रेशन क्यों होंगी? देखो, अब इसको हीटिंग अगर हम कर रहे हैं, इसकी हीटिंग हम कर रहे हैं, तो क्या होता है, ड्यू टू हीटिंग ये क्या करेगा, 1 भी फैलने की कोशिश करेगा और 2 भी फैलने की कोशिश करेगा। तो जब दोनों आपस में फैलने की कोशिश करेंगे तो इसमें भी कंप्रेशन होगा, क्योंकि फिक्स है तो बढ़ नहीं पाएंगे, यहाँ पर फिक्स है। तो ये फिक्स ना होने के कारण फिर क्या करेंगे, ये आपस में एक दूसरे को कंप्रेस करेंगे। ठीक है, इसमें भी कंप्रेशन जनरेट होगा, इसमें भी कंप्रेशन होगा, दोनों एक दूसरे को वो करने की कोशिश करेंगे, बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिक्स होने के कारण क्या होगा, ये बढ़ नहीं पाएंगे। तो जो उनकी फिक्स रिजिडिटी के कारण इसके अंदर क्या हो जाएगा, कंप्रेशन आना शुरू हो जाएगा। तो बस यही मेन कारण होता है, दोनों में कंप्रेशन आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर कम करूंगा, तो टेम्परेचर कम करने के कारण क्या होगा कि 1 और 2 के अंदर जो कंडीशंस डेवलप होंगी वो होंगी टेंशन की। ठीक, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर ये होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ऐसा होता है। ठीक, अब यहाँ पे कंपेटिबिलिटी कंडीशंस की बात कर लें तो देखो, डिफ्लेक्शन जो है, टोटल डेल्टा जो है वो 0 हो जाएगा, टोटल डिफ्लेक्शन, और फोर्स P1 प्लस P1 इज इक्वल टू फोर्स इन 1 इज इक्वल टू फोर्स इन 2 हो जाएगा। ठीक, अब कभी कभी क्या होता है कि ऐसी भी आपको कंडीशन दे देगा, कंपेटिबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, कंपेटिबिलिटी कंडीशंस की बात कर रहा हूँ, इसका ध्यान रखना। कभी कभी आपको ये ऐसा भी दे देगा यहाँ पे, लेट्स से ठीक, ये भी दे देगा, हो सकता है ऐसा भी आ जाए, ये 1 है, ये 2 है तो सीरीज कॉम्बिनेशन ही, लेकिन यहाँ पे आपको डेल्टा दे दिया, इसने क्या बोल दिया कि आपकी यील्डिंग अलाउड है, यील्डिंग अलाउड है, तो फिर ये डेल्टा 0 नहीं होगा यहाँ पे, फिर पहले ये यील्डिंग होगी और उसके बाद फिर इसके अंदर स्ट्रेसेस जनरेट होंगी। पहले ये यील्डिंग हो जाएगी, इतनी डेल्टा का ये फ्री एक्सपांशन हो जाएगा, उसके बाद स्ट्रेसेस जनरेट होंगी। तो ऐसा भी कंडीशन आ सकती है, ऐसी भी कंडीशन आ सकती है। चलो, अब यहाँ पर बात करते हैं ये वाले इस वाले केस की, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, जब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा। तो हमने देखा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, नेट डेल्टा 0 हो जाएगा, और P1 इज इक्वल टू P2 हो जाएगा। ठीक, तो नेट डेल्टा की बात करते हैं। ठीक, नेट डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अब डेल्टा 1 निकाल लें, यहाँ पर डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 फ्री एक्सपांशन, पहले फ्री एक्सपांशन के कारण, ठीक है, इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू फ्री एक्सपांशन, ऐसा लिख रहा हूं मैं, इंक्रीज इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ, ये लेंथ में इंक्रीज हो गया, किसके कारण इंक्रीज हुआ, फ्री एक्सपांशन हो रहा है वहां पे, है ना, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, वही कॉन्सेप्ट है जो लास्ट लेक्चर में हमने कवर करे थे, बस फर्क डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पर डेल्टा 1 और डेल्टा 2 आपस में प्लस हो रहे हैं, और वहाँ पे डेल्टा 1 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 2 था, बस लास्ट लेक्चर में जो हमने कवर करा था पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे दोनों का एडिशन है बस, और कोई फर्क नहीं है। प्लस अब कॉन्ट्रेक्शन होगा, कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रेक्शन को मैं क्या लग सकता हूँ, डिक्रीज इन लेंथ, डिक्रीज इन लेंथ ड्यू टू रिएक्शन, वहां पे रिएक्शन जनरेट हो रही है ना, तो उसके कारण क्या होगा कि ये डिक्रीज होगी, इसकी लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो कॉन्ट्रेक्शन होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। अब रिएक्शन के कारण है तो ऑब्वियसली यहाँ पे काय की बात करेंगे, हम स्ट्रेसेस की बात करेंगे। तो बस इन दोनों को लिख लो यहाँ पर, इसको मैं लिख सकता हूँ, इंक्रीज इन लेंथ को क्या लिखेंगे, चेंज इन लेंथ को क्या लिखते हैं, L1 अल्फा 1 टी। ठीक है, टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, हाँ इसको T2 माइनस T1 लिख लो तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक, माइनस माइनस, अब ये रिएक्शन के कारण, तो रिएक्शन को हम क्या लिखते हैं, सिग्मा, रिएक्शन को, यहाँ पे रिएक्शन को हम क्या लिख लेंगे, डेल्टा एल के फॉर्म में लिखना है, डेल्टा एल के फॉर्म में, चेंज इन लेंथ है ना, ये कॉन्ट्रेक्शन जो हो रहा है, तो चेंज इन लेंथ के फॉर्म में हम लिखेंगे, तो सिग्मा 1 अपॉन E1 इंटू L1। ठीक है, L1 हमने यहाँ पर लिया है, ऑल राइट। तो ये हो जाएगी फर्स्ट की बात, ये हो जाएगी हमारे फर्स्ट की बात। सिमिलरली ये डेल्टा 1 आया हमारा,
सिमिलरली डेल्टा टू भी सिमिलरली आएगा, सेम आएगा, डेल्टा टू भी सेम आएगा, वो हो जाएगा L2 अल्फा टू इंटू T2 माइनस T1 माइनस माइनस सिग्मा टू E2 इंटू L2। बस इन दोनों को आपस में प्लस कर देना और इक्वल टू 0 रख देना, ये आ जाएगा, हमारी पूरी कंडीशंस आ जाएंगी। ठीक है, तो जो डेल्टा नेट आएगा वो आएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। ठीक है, ये हो गई यहाँ तक की बात। अब अगर मैंने क्या बताया था कि अगर ये यील्डिंग आ जाएगी कहाँ पर, यहाँ पर अगर ये यील्डिंग की अगर बात करेगा यहाँ पर, तो आप क्या लिखोगे, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल टू ये यील्डिंग। यील्डिंग को मैं ये वाले डेल्टा से शो कर रहा हूँ, है ना, ये वाले डेल्टा से शो करता हूँ। तो ये आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा देना है और कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम टू सेम है। ऑलराइट, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्या होता है। तो ये थी बात हमारी टेम्परेचर स्ट्रेसेस की, टेम्परेचर स्ट्रेसेस की। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है, थर्मल स्ट्रेसेस का टॉपिक एकदम फिनिश होता है। और अब हम बात कर लेते हैं, एक प्रूफ स्ट्रेस की बात कर लेते हैं, जो कि एक छोटा सा टॉपिक रह गया है हमारा, प्रूफ स्ट्रेस। प्रूफ स्ट्रेस, देखो क्या होता है कि जैसे हम माइल्ड स्टील का कर्व देखते हैं तो उसमें क्या बताता है वो कि ऐसा कुछ बनता है। तो ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे, ये यहाँ पे हमें यील्ड पॉइंट पूरे अच्छे से पता रहता है। देखो माइल्ड स्टील का जब हम ग्राफ देखते हैं तो ये कुछ ऐसा होता है। ठीक, तो ये जो स्ट्रेसेस यहाँ पे हमें मिलती है, ये जो यील्ड पॉइंट मिलता है, ये हमें पता होता है कि ये यील्ड पॉइंट यहाँ पे रीच हुआ है। माइल्ड स्टील के केस में ये स्ट्रेस है, यहाँ पे स्ट्रेन है। तो माइल्ड स्टील के केस में हमें तो पता रहता है कि यील्ड स्ट्रेसेस पता है कि कितनी होती हैं, है ना। पर क्या होता है कि कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऐसे रहते हैं जहाँ पे हमें माइल्ड स्टील के बारे में मतलब हमें यील्ड पॉइंट उनका डिफाइंड नहीं रहता है, प्रॉपर यील्ड पॉइंट डिफाइंड नहीं रहता है। तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में हम क्या करते हैं कि एक स्ट्रेन फिक्स करते हैं कि इस स्ट्रेन पर हम हमारा यील्ड पॉइंट डिसाइड करेंगे। तो वो स्ट्रेन होती है, देखो यहाँ पे देख लो एक बार। ये तो माइल्ड स्टील का था, ग्राफ था। देखो क्या होगा कि उस समय हम ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ये तो माइल्ड स्टील का है, जैसे कि आपको पता है ये माइल्ड स्टील का है। अब जैसे मैं यहाँ पे एल्यूमिनियम का बनाता हूँ, है ना, एल्यूमिनियम का बनाता हूँ, तो इसमें क्या होता है कि इसका इसका यील्ड पॉइंट डिसाइडेड नहीं रहता है कि यील्ड पॉइंट कहाँ होगा। ठीक है, ऐसा कुछ रहता है। तो उसमें क्या करते हैं कि ये जो लीनियर लाइन होती है, ये इस लीनियर लाइन के पैरेलल हम एक लाइन और ड्रॉ करते हैं, जो कि होती है इस लीनियर लाइन के अलोंग एक लाइन और ड्रॉ करते हैं। मान लो ये पॉइंट है, इस लाइन के अलोंग एक मैंने लीनियर लाइन ड्रॉ करी और ये यहाँ की इसकी मार्किंग आई। तो ये जो मार्किंग आती है इसी को हम बोलते हैं एल्यूमिनियम का यील्ड पॉइंट। अब ये कितनी लेते हैं, तो ये लेते हैं 0.02% ऑफ 0.2% ऑफ, ये जो मार्किंग है ये लेते हैं 0.2%, 0.2% ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, ये लेते हैं, ये यहाँ पे यील्ड पॉइंट हम इसका लेते हैं। कोई भी ऐसा मटेरियल जिसका यील्ड पॉइंट अगर डिसाइडेड नहीं है तो उसके लिए हम यील्ड स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, यील्ड स्ट्रेस हम लेंगे 0.2%, 0.2% ऑफ स्ट्रेन, उसको हम यहाँ पे डालेंगे और इससे पैरेलली यहाँ पर एक पॉइंट कट करेंगे ग्राफ के ऊपर और उस यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यील्ड स्ट्रेस निकाल लेंगे। और जो यील्ड स्ट्रेस आएगी इस टाइप की स्ट्रेसेस को ही हम क्या बोलते हैं, प्रूफ स्ट्रेस भी बोलते हैं। सेम सिमिलर टाइप की स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, प्रूफ स्ट्रेस।
और इसका भी पता, ये भी एक अजम्पशन है, ठीक है, एक अजम्पशन ले रखा है कि इतना होता है, और उसके पीछे भी उन्होंने एज्यूम कर रखा है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन हम कितना मानेंगे, 50% तक, जब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो हम मानते हैं वो 50% तक मानते हैं। लेकिन अभी वो आपके काम की चीज़ नहीं है, वो काम का टॉपिक नहीं है अभी आपका। अभी तो बस इतना ध्यान रखो कि प्रूफ स्ट्रेस काम ली जाती है जब 0.2% ऑफ स्ट्रेन हो, तब हम प्रूफ स्ट्रेस निकालते हैं, और लीनियर ग्राफ के एकदम पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करते हैं और उससे सिग्मा वाई निकालते हैं, और उसी को ही हम प्रूफ स्ट्रेस बोलते हैं। बस अभी आपके इतना ही काम का है, इससे ज़्यादा काम का नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक की सारी बातें क्लियर होगी। और ये जो पॉइंट होता है इसे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ तक डलते, ये जो पॉइंट हमें मिलता है, हाँ ये मैं बता देता हूँ, ये जो पॉइंट मिलता है इसे हम लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं, इस पॉइंट को लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी, बस यही बात होती है। उसमें यील्ड पॉइंट आएगा नहीं, पर यहाँ पर हम लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लेते हैं जहाँ तक उस पॉइंट को मार्क करते हैं, और यील्ड स्ट्रेस निकाल लेते हैं, ठीक है। सो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हमारा ये टॉपिक फर्स्ट लेक्चर खत्म हो रहा है, फर्स्ट टॉपिक हमारा खत्म हुआ है यहाँ पर, जो कि हमने देख लिया है प्लेन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक कल से स्टार्ट होगा वो होगा बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम, ठीक। ये हम नेक्स्ट टॉपिक कल से स्टार्ट करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कोशिश करिए इसे 2x पर देखने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें इसको, इस पूरे लेक्चर्स को आप 2x पर देखने की कोशिश करें, और मिनिमम 1.5x पर देखने की कोशिश करें। प्रॉपर नोट्स बनाइए, माइंड मैप्स के थ्रू नोट्स बनाइए, एंड ऑल द बेस्ट।